जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप मान के चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आएगा। ना ज़्यादा कठिन आता है और ना ही ज़्यादा सरल आता है, बिल्कुल मीडियम लेवल आता है। तो मैंने यहाँ पे मीडियम लेवल को ही कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। झूठ नहीं बोलना है कि हाँ नहीं कितने भाई इतने नंबर आए, मेरे इतने आए। एक्चुअलिटी में जितने आए आप अपनी हकीकत उसमें बयां कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और अपना स्कोर बताना है, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाएं। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे मटेरियल्स अपलोड करता रहता हूँ, तो जो आपको ठीक लगे वो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर में दिया गया है कि गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है mL/T²। ऑप्शन बी में दिया गया है mL²T। ऑप्शन सी में m⁻0L²T−2। और ऑप्शन डी में mL²T−2। तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र आप Q बराबर m×L से निकाल सकते हैं, जहाँ L क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। और जहाँ पर L क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है, तो L बराबर हो जाएगा Q/m। तो यहाँ से आप गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। m⁻0L²T−2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर को देखिए। सेकंड नंबर में दिया गया है कि यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 12, 5 व 13 मात्रक हैं, ठीक है, तथा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर हो, तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 to 15 सेकेंड्स का समय लग सकता है। आप माइंड में ही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। अगर आपको थोड़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप वीडियो को पॉज करिए, रोक लीजिए, देन आप सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, π/2, ठीक है। वो कैसे कि जब आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आएगा a² + b² + 2ab cos थीटा बराबर c²। यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो 0 cos थीटा की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। और 0 का मान कब होता है, π/2 में, ठीक। शायद समझ गए होंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में बताइए। आपको अपना स्कोर बाद में ज़रूर बताना है और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। तो थर्ड नंबर में दिया गया है कि भू स्थिर उपग्रह का कोणीय वेग कितना होता है, रेडियन पर घंटा में निकालना है आपको। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है π/12। ऑप्शन बी में दिया गया है π/6। ऑप्शन सी में दिया गया है π/2 और ऑप्शन डी में दिया गया है π/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, π/12। भू स्थिर उपग्रह का कोणीय वेग π/12 होता है, ठीक है। आप लोग आराम से बाद में निकालना है इसको। फोर्थ नंबर को देखिए। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसी तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल सा रहता है, बिल्कुल मिडल का, ना ही ज़्यादा सरल ना ही ज़्यादा कठिन। तो जड़त्वाघूर्ण आई व कोणीय वेग ओमेगा के पदों में कोणीय संवेग बताइए। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। टाउ बराबर आई अल्फ़ा, जे बराबर आई ओमेगा, ठीक है, v = r ओमेगा और i बराबर mr², ठीक।
तो जड़त्वाघूर्ण गुण आई व कोणीय वेग ओमेगा के पदों में कोणीय संवेग क्या होता है? इसका राइट आंसर है 4 का ऑप्शन बी, जे इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर बताइए। फिफ्थ नंबर को देखिए, पृथ्वी तल से एच गहराई नीचे जाने पर जी का मान कितना हो जाता है? अच्छा, आप याद रखिए, आप पृथ्वी तल से चाहे एच ऊंचाई पर जाएं और चाहे एच गहराई पर, जी का मान सदैव ही घटता है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पर जाएंगे आप। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर क्या है, एज्यूम करिएगा। हाँ, ऑप्शन ए में दिया गया है कि जी डैश बराबर जी इन ब्रैकेट 1-2h/RE, और बी ऑप्शन में दिया गया है जी डैश बराबर जी 1-h/RE, या सी ऑप्शन में कोई परिवर्तन नहीं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आप। तो फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जी डैश बराबर जी 1-h/RE। ठीक है, इतना हो जाएगा जी डैश का मान जब पृथ्वी तल से आप एच गहराई में जाएंगे। और अगर कहा जाए कि पृथ्वी तल से एच ऊंचाई जाने पर जी के मान में कितनी कमी आती है, तो जी डैश बराबर जी 1-2h/RE। तो जब ऊपर जाने की बात आएगी, एच ऊंचाई ऊपर जाने पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर को देखिए। 6 नंबर में दिया गया है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा कितना रह जाएगा? तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन में दिया गया है कि 1/2 रह जाएगा, 1/8 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, 1/16 रह जाएगा। ठीक है, दूरी को क्या किया गया है, दोगुना किया गया है, और पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण बल बल कितना रह जाएगा। चूँकि आप लोगों को पता है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r² के होता है, और r की वैल्यू जब आप 2 पुट कर देंगे तो कितना आएगा? तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1/4 रह जाएगा। पिछले टेस्ट में कई फ्रेंड्स ने भाई लोगों ने, आप लोगों ने मैसेज किया था कि भाई इसमें क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो मेरे भाई मिस्टेक हो गया था। तो मैं उसके लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ। वो पता नहीं किस कारण से मेरे से गलत हो गया, क्या था, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन नेक्स्ट टाइम से अभी मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी गलती ना होने पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 7 नंबर में दिया गया है कि 9.8/π² मीटर लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना है? ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल कितना है? तो इसमें लेंथ आपको दी रखी है 9.8/π²। आवर्तकाल आपको पता है कि t बराबर 2π√L/g। तो जब आप यहाँ पर L की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा? t बराबर 2π√L की वैल्यू रखेंगे 9.8/π², और g की वैल्यू 9.8 रखेंगे, तो 9.8 से 9.8 कट जाएगा, और इसमें बचेगा अंडर रूट में 1/π²। तो 1/π² की निकल के आएगी 1/π, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आवर्तकाल कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए, 2 सेकेंड। आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे और आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, 2 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। वह गैस जो ताप और दाब की सभी दिशाओं में बॉयल एवं चार्ल्स के नियमों का पालन करती है या पालन करे, क्या कहलाती है? वास्तविक गैस, आदर्श गैस, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब। ठीक है, तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदर्श गैस कहलाती है। वह गैस जो ताप दाब की सभी दशाओं में बॉयल एवं चार्ल्स के नियमों का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। 9 नंबर को देखिए। परम शून्य ताप पर अणु का वेग, परम शून्य ताप पर अणु का वेग व गतिज ऊर्जा कितनी होती है? दोनों शून्य, वेग शून्य, या एक होती है, या गतिज ऊर्जा शून्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि परम शून्य ताप पर अणु का वेग व गतिज ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है।
तो समझ लीजिए कि परम शून्य ताप पर अणु का वेग भी और गतिज ऊर्जा भी दोनों ही शून्य होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एग्ज़ाम में गलती में आप ये ना करके चले जाना कि अगर दोनों दिया गया तो आप दोनों को लगाएंगे। अगर कोई ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया गया कि वेग शून्य है, तो आप ये देख लीजिए, या गतिज ऊर्जा शून्य है तो देख लीजिए कि दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है तो दोनों लगाएंगे। ठीक, दोनों शून्य होते हैं। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में दिया गया है इस्पात यानी स्टील और लोहा, तांबा, कांच, रबर, इनमें से सबसे कम प्रत्यास्थ कौन है? ठीक है, इस्पात, स्टील, लोहा, तांबा, कांच, रबर, इनमें से सबसे कम प्रत्यास्थ है, तो इनमें से सबसे कम प्रत्यास्थ कौन सा है? रबर सबसे कम प्रत्यास्थ है। और अगर पूछा जाए कि इसमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, तो स्टील यानी इस्पात सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर पर आइए। 11वें नंबर पर क्या दिया गया है कि द्रवों का केस नलियों में ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पृष्ठ तनाव, केस नली, केशिकात्व, स्पर्श कोण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशिकात्व। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा, अपना स्कोर बताइए, शेयर भी करना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और क्वेश्चंस में गलती नहीं करना है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किस ताप पर शून्य होगा? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किस ताप पर शून्य होगा? क्रांतिक ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है वो सदैव क्रांतिक ताप पर शून्य होता है। तो 13 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी 12 नंबर है ना, 12 नंबर का ए ऑप्शन राइट है। तो 13 नंबर में देखिए, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बताइए बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो ये सभी को पता है, 4 ऑप्शन दिए हुए। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक, 13 का ए पार्ट। आगे बढ़िए, सूर्य का ताप मापा जाता है, किस में मापा जाता है? बताइए, प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर द्वारा यानी उत्तापमापी बोलते हैं इसे, या वाष्प दाब तापमापी। ठीक है, तो सूर्य का ताप किससे नापा जाता है? आप बताएं, 14 नंबर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरोमीटर द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है, जिसे भी बोलते हैं उत्तापमापी। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर बताइए। ये मैंने बोला था ना आपसे कि आप लोगों को सिर्फ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है जो 2 या 3 लाइनों में ही लग जाएं, या मुश्किल से 3 या 4 लाइनों में। ठीक, ऐसे सवालों को आप बिल्कुल छोड़ दें जो काफ़ी बड़े सवाल हैं, लेंदी सवाल हैं, आपसे खुद 5 या 6 मिनट में हो रहे हैं। ठीक, उनको आप बिल्कुल छोड़ दें, केवल 2 से 3 लाइनों में लगने वाले सवालों को ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 15 नंबर को देखिए, इसमें दिया गया है कि 100 कैलोरी ऊष्मा से 420 जूल कार्य होता है। 100 कैलोरी ऊष्मा से 420 जूल कार्य होता है। तो ऊष्मा की यांत्रिकी तुल्यांक यानी कि जे की गणना कीजिए, जे का मान निकालना है। आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड हीट रिलेशन से, यानी कि जे बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य हो जाएगा जे बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर 420 जूल दिया गया है, और क्यू क्यू की वैल्यू यानी ऊष्मा जो है वो हमको दी गई 100 कैलोरी। तो यांत्रिकी ऊष्मा के यांत्रिकी तुल्यांक यानी कि जे का मान पूछा गया है, तो जे बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू का मान 420 और क्यू का मान 100। तो कितना आएगा? 420/100। एज्यूम करिए कि कितना राइट आंसर इसका आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 4.20 जूल प्रति कैलोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाद में आप देखना, लगा लेना, जिन लोगों ने लगा लिया तो वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 16 नंबर में देखिए, रुद्रोष्म प्रक्रम जो है इसमें स्थिर रहने वाली राशि कौन सी होती है? आप लोगों को शायद पता होगा। बताइए, ताप, दाब, आयतन या निकाय की पूर्ण ऊष्मा, जो ऊष्मा होती है वो कैसी रहती है? स्थिर रहती है। तो मतलब 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रुद्धोष्म प्रक्रम में सदैव क्या होती है? स्थिर रहने वाली राशि होती है निकाय की पूर्ण ऊष्मा। ठीक है, 17 नंबर में देखिए, धातुओं में ऊष्मा का चालन होता है, कैसे होता है? अणुओं की टक्कर से
मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, अणुओं के कंपन से, या कोई नहीं। 17 नंबर को देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पर ना समझ में आया करे आप वीडियो को तुरंत पॉज कर लिया करो, देन आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है। और मान के चलिए इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम बेस्ड आएंगे। एक मॉक टेस्ट को बनाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, मतलब क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, तो आप पेशेंस बनाए रखा करें। 2 दिन के अंदर एक मैं मॉक टेस्ट ज़रूर अपलोड करता हूँ, और आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया करें, ताकि मुझे अपने आप को खुद को इम्प्रूव करने का कुछ थोड़ा अवसर मिल जाया करे, ठीक है भाई। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है। तो धातुओं में ऊष्मा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। 18 नंबर को देख लीजिए। 18 नंबर में दिया गया है, जल के भीतर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। जल के भीतर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। अपसारी लेंस की भांति, अपवर्तक की भांति, अभिसारी लेंस की भांति, और या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी लेंस की भांति, ठीक, कार्य करता है। जल के भीतर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की भांति कार्य। और 19 नंबर को देखिए। 19 नंबर में दिया गया है कि एक सामान्य कान, ठीक है, कितने हर्ट्ज की से अधिक की आवृत्ति की तरंगों को नहीं सुन सकता है। यानी एक सामान्य कान जो होता है वो कितने हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, मतलब 100 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, या 1,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बेशक से पता ही होगा, तो आप लोग बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज, ठीक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को एक सामान्य मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ठोस, द्रव तथा गैस किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो बताइएगा। 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती। निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, ठीक है। ध्रुवण, पोलराइजेशन बोलते हैं ध्रुवण को शायद, हाँ यही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवण, ठीक है, ऑप्शन डी। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, ठीक है। और परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण की घटनाएं होती हैं, ठीक है। 22 नंबर, लॉजिक गेट आप सारे याद कर लीजिए। इनमें से कोई एक हर बार को पेपर में आ जाता है, ठीक है। किसी न किसी सेट में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, बाई चांस हो सकता है आधा कदा ना आए, वो एक अलग की बात है, लेकिन आता ज़रूर है। 22 नंबर में देखिए, ओ आर गेट का व्यंजक क्या है। तो y बराबर a प्लस बी, वाई बराबर a इंटू बी, वाई बराबर a प्लस बी का बार, वाई बराबर a बार। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, y बराबर a प्लस बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल लगाइएगा, 23 नंबर में मैंने इंक्लूड किया है कि 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो संधारित्र जो हो गए, तो जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक, डॉट 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 जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन सभी को जो आप जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता इनकी कितनी आएगी, राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप अगर क्वेश्चन को लगाने में प्रॉब्लम आया करे तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, देन आप उसका आंसर दिया करो, ठीक है। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। और इन्हीं को आप अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप वो खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है, किस तरीके से कितना आएगा कितना नहीं, ठीक है। तो 1 करके 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, सोल्यूशन कर लीजिएगा। अभी समांतर क्रम में जोड़ना तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो एक
माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड बराबर हो गया 6 माइक्रोफेरेड। तो 24 नंबर को देखिए, 1000 वाट का विद्युत उपकरण 1 घंटे चलाने पर वह ऊर्जा कितनी होती है। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताइए 24 का ऑप्शन सी। ठीक है, 1 यूनिट। 25 नंबर को देखिए, 25 नंबर में दिया गया है 25 नंबर में दिया गया कि चुंबकीय आमोत्तर और वह भौगोलिक आमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को क्या कहते हैं, बताइएगा। नमन कोण, दिक्पात कोण, चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय घटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी, दिक्पात कोण। ठीक है, चुंबकीय आमोत्तर तथा भौगोलिक आमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, तो आज का ये रहा हमारा टेस्ट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं, कितना आपका स्कोर आया, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हाँ, शेयर ज़रूर करना है आप लोगों को, कि मतलब ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप लोगों को अपना इसमें कमेंट देना है। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट मैं चैप्टर नेक्स्ट में मतलब मॉक टेस्ट इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं 2 दिन बाद फिर से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।